हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है अपना कि आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे संबंधित दोस्तों हमने बहुत से दोस्तों हमने पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं। ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 है। इसके पहले दोस्तों हम आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल, आवेश क्या है, इसका मात्रक एवं विमेय सूत्र। उसके बाद दोस्तों हमने कूलाम के नियम को समझा है, इसकी सीमाएं लिखी, उसका व्यंजक व्युत्पन्न किया। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विमेय सूत्र पढ़ा और उनकी परिभाषाएं भी पढ़ी। फिर हमने बिंदु आवेशकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला। उसके बाद दोस्तों हमने परावैद्युतांक क्या है, इसका मात्रक पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, उसका मात्रक और विमेय सूत्र पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुवकरण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति की। आज दोस्तों हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। जब दोस्तों हमने अक्ष पे निकाला, अब हम दोस्तों निरक्ष पे निकालेंगे, मतलब ऊपर निरक्ष दोस्तों, जो अपना ऊपर निरक्ष का भाग रहता है उस पर निकालेंगे हम विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैं आपके लिए बता चुका हूँ। विद्युत द्विध्रुव क्या है ये हमारे लिए पता होना चाहिए इसको हल करने के लिए। और हमारे लिए जो बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने व्यंजक निकाला था, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, उसकी आवश्यकता पड़ेगी बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो एक बार और अपना प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी दोस्तों है वो एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो ये बिल्कुल एक द्विध्रुव बनाना है सबसे पहले हमें, विद्युत द्विध्रुव। अब दोस्तों ए से ओ तक की दूरी l हो जाएगी और ओ से बी तक की दूरी l हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है, 2l है, इसलिए ये इतनी और इतनी l हो जाएगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे P। कौन सा बिंदु लेंगे, P, जिस पर दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए से पी को मिला लेंगे और पी से बी को मिला देंगे। ए से पी को मिलाया और पी से बी को मिला देंगे। अब दोस्तों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, पी पर ज्ञात करनी है। E1 दोस्तों ये हो जाएगी अपनी, और E2 दोस्तों ये वाली हो जाएगी। हमें E1 और E2 निकालना है, तो E1 ये होगी दोस्तों, मतलब एक तीव्रता यहाँ E1 इस तरफ भी होगी और E2 दोस्तों यहाँ इस तरफ होगी। तो ये हो गई E1 की और ये हो गई अपनी E2 की। अब दोस्तों क्या यहाँ दिख रहा है दोस्तों हमारे लिए, क्या दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए कि E1 और E2 है, जो E1 और E2 है दोस्तों, जो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी दिशा इस तरफ जा रही है और इसकी दिशा इस तरफ जा रही है। इसलिए दोस्तों अब हम का सबसे पहले जी समकोणीय स्थिति, इसके लिए दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमारी तीव्रता होगी E1 साइन थीटा और यहाँ पर दोस्तों होगी E2 साइन थीटा। और इसको दोस्तों आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर तीव्रता होगी अपनी E1 cos थीटा और यहाँ पर अपनी तीव्रता होगी E2 cos थीटा। अब दोस्तों हमारा क्या है कि E1 और E2 की दिशाएं परिमाण में बराबर तथा दिशाओं में विपरीत है, अतः समकोणीय स्थिति होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होंगे दोस्तों। अब E1 और E2 की दिशा कैसी है दोस्तों, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत है दोस्तों। परिमाण में दोनों बराबर है लेकिन दिशाओं में तो ये दोनों विपरीत है। इस कारण से क्या होगा कि समकोणीय स्थिति जो जो अपनी ये जा रही है, तो इस पर समकोणीय स्थिति होने के कारण बिंदु P पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके दो घटक होंगे। समकोणीय स्थिति पर ये दो घटक कौन कौन से, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। तो E1 और E2 जो साइन थीटा है, इसके कारण समकोणीय स्थिति होने के कारण इसकी तीव्रता होगी शून्य। इसलिए दोस्तों हम क्या, अब हम क्षैतिज पर निकालेंगे तीव्रता, क्षैतिज पर निकालेंगे दोस्तों। तो क्षैतिज पर ये आ रही है अपनी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। समकोणीय पर नहीं निकालेंगे, अब हम क्षैतिज पर निकालेंगे। तो ये दोस्तों अपना ये पूरा है चित्र। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जो मैंने आपके लिए बताया है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों क्या, अब हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब दोस्तों दो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता हमने निकाली है उसका सूत्र लगेगा। अब प्लस क्यू आवेश क्या है दोस्तों, ये बी पर रहता है। तो क्या हो जाएगा अपना,
कि E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन Bp का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? Bp का स्क्वायर। तो ये हो गई दोस्तों अपनी प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ये दोस्तों यहाँ पर आएगा E1 प्लस क्यू आवेश के कारण ये हो गई अपनी तीव्रता। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन Bp का स्क्वायर। अब मतलब क्या? E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन Bp है दोस्तों, B और P। इसके लिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। किस प्रकार से लिख दिया? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हम E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Bp का जो स्क्वायर है उसके लिए हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता, इसके लिए दोस्तों हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम माइनस क्यू आवेश कारण तीव्रता, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश कारण। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन AP स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद एक लाइन लिखेंगे अपन, चूंकि E2 E1 की विपरीत दिशा में है। जो E2 है वो E1 की विपरीत दिशा में है। E2 E1 की विपरीत दिशा में है दोस्तों। जब E2 E1 की विपरीत दिशा में है तो फिर क्या हो जाएगा? E2 यहाँ एक लाइन लिखना है दोस्तों, मैंने जो बोली है E2, क्योंकि E2 E1 की विपरीत दिशा में है इसलिए E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके लिए हम डाल दे देंगे समीकरण नंबर 2। AP का स्क्वायर है जो, उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दोस्त मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे आया है, चित्र से समझ में आ रहा है सब। अब दोस्तों क्या है, क्योंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर है तथा दिशाओं में विपरीत है। E1 और E2 जो है जो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में दोनों विपरीत है। ये E1 और ये E2 परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशाओं में कैसे हैं? विपरीत हैं। तो क्या होगा? अतः समकोणीय स्थिति होने के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होंगे। कितने घटक होंगे समकोणीय स्थिति होने के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के? दो। लंबवत घटक कौन कौन सी है दोस्तों? लंबवत जो अपने घटक है, ये लंबवत घटक है जो, वो है एक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा नहीं, यहाँ साइन थीटा है। लंबवत घटक अपने E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है। यहाँ दोस्तों ये E1 जो यहाँ लिखा है ना, वो E1 यहाँ पर लिखना है हमारे लिए। चित्र में आप देख लीजिएगा, मतलब जो मैंने शुरू में बताया तो E1 यहाँ पर होगी जबकि प्लस क्यू। अब दोस्तों क्या, लंबवत घटक ये E1 साइन थीटा है यहाँ, और यहाँ पर भी साइन थीटा है। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा के कारण तीव्रता शून्य होगी लंबवत घटक पर। ये साइन थीटा है दोस्तों, कॉस थीटा नहीं है। कॉस थीटा क्षैतिज घटक पर है। अब दोस्तों दूसरी आगे क्या होगी कि अतः क्षैतिज घटक के कारण तीव्रता होगी अपनी E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम E1 cos थीटा E2 cos थीटा से E1 प्लस E2 cos थीटा हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि मान रख देंगे। E1 का मान कितना है? 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब दोस्तों क्या करेंगे? E इक्वल टू 1/4πε0 के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दो है दोस्तों इसलिए 2 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए ओ पी में देखना है दोस्तों। यहाँ बी नहीं लिखना है, यहाँ पी लिखना है। ए ओ और पी, यहाँ बी नहीं है, यहाँ पी है। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में क्या आ जाएगा अपना? कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा क्या होता है आप जानते हैं? ओ ए और ए बी, मतलब कॉस थीटा होता है अपना आधार बटे कर्ण। कितना? आधार बटे कर्ण। तो आधार है अपना एल और कर्ण है अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आर स्क्वायर प्लस एपी है अपनी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों समकोण त्रिभुज एओ पी में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो अपना ये कॉस थीटा है, अब आगे देखेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε0 इंटू के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा का जो हमने मान निकाला है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमने कॉस थीटा का मान यहाँ रख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के 2 इनका गुणा हो जाएगा दोस्तों 2QL आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2। किस प्रकार से आ गया आप समझ गए होंगे, अंडर रूट हट दिया तो 3/2 आ गया दोस्तों। अब आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे हो जाएगा अपना 2QL इक्वल टू P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने आपके लिए बताई है। 2QL होती है P इक्वल टू 2QL विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2QL के स्थान पर हम लिख देंगे क्या? P।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ई पावर ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल पावर ऑफ ई पावर ऑफ ई ई 3/2, कितना 3/2, ये हो जाएगा अपना 3/2। तो ये अब क्या होगा दोस्तों, यदि एल इज वेरी लेस देन आर, एल इज वेरी लेस देन आर, एल यदि आर से बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर लिखना है दोस्तों, आर स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर। तो एल स्क्वायर का मान जब हम नगण्य लेंगे तो इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यूब किस प्रकार आ गया, एल स्क्वायर का मान हमने नगण्य लिया तो ये तो नगण्य मतलब ना के बराबर। अब थ्री आर के ऊपर 2 की प्लस 3/2 की, तो 2 से 3/2 की भी लगी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की बस लगेगी न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोस्तों अपनी क्या निकल आई, विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निरक्षीय। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पर वायु या निर्वात में देखें, किसमें, वायु या निर्वात में, तो के इक्वल टू होता है 1, तो इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर की न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपके लिए पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक बार और इसका वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रिकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।